महाराष्ट्र में पहली बार आमिर सर इंस्टीट्यूट लाए हैं फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में हमारा सेकंड लॉ। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है मैंने, जो बेसिक्स मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ समझाया था, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझा दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए आइए। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा। वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं मोमेंटम। मोर स्पेसिफिकली हमको समझना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ है। तो लीनियर मोमेंटम जो है, अगर आप बुक में इसका डेफिनेशन देखेंगे तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ठीक है ना? तो लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। लीनियर मोमेंटम का नोटेशन क्या है? P बार, और मास ये और ये V बार। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है P बार इज इक्वल्स टू M इंटू V बार, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि बेसिकली मोमेंटम का मतलब क्या है। ये तो डेफिनेशन है, ये तो बुक का डेफिनेशन है। मैं हमेशा दो डेफिनेशन बताता हूँ, को पता होगा। एक वो डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है और एक वो डेफिनेशन जो आपके भेजे में जाता है। ठीक है ना? तो वो डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली लीनियर मोमेंटम का, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली दर्शाती क्या है, क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या बताती है आपको। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास एक मॉस्किटो है, वो चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, आप यहाँ खड़े है ना? तो अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से जो मॉस्किटो चल रहा है वो अगर आपको टक्कर मारेगा तो आपको क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। 20 मीटर पर सेकेंड से एक मच्छर आ रहा है, मुझे आकर के टक्कर मार दे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? चलो भाई। लेकिन अगर एक ट्रेन है और वो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से, और अगर वो आकर आपको टक्कर मार दे तब क्या होगा? तब आप बोलेंगे बहुत कुछ हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये सवाल अब पूछूं कि दोनों में से, मॉस्किटो और ट्रेन दोनों में से मोशन किसके पास ज़्यादा है, तो बच्चे अक्सर ये जवाब देते हैं कि सर मॉस्किटो की स्पीड 20 है तो उसका मोशन ज़्यादा है, और ट्रेन की स्पीड 10 है तो उसका मोशन कम है। लेकिन अगर मोशन उसका ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और अगर इसका मोशन कम है, क्योंकि ये 10 पे अगर चल रहा है, और अगर इसका मोशन कम है, अगर आप स्पीड देख करके डिसाइड कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट कम होना चाहिए। लेकिन ट्रेन के टकराने का इफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है ये सिर्फ स्पीड या वेलोसिटी डिसाइड नहीं कर सकती। एक और पैरामीटर अपने को देखना पड़ेगा जो ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है, यानी ज़्यादा मोशन है या कम मोशन है। समझ आया? ठीक है ना? तो बेसिकली अगर आपको ये चेक करना है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा मोशन है या कम मोशन है, यानी अगर आपको चेक करना है किसी ऑब्जेक्ट के पास अमाउंट ऑफ मोशन कितना है, अमाउंट ऑफ मोशन यानी लीनियर मोशन की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन है, तो आप क्या करोगे? आप उसका लीनियर मोमेंटम निकालोगे। क्या निकालोगे? लीनियर मोमेंटम आप उसका निकालोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो अगर आप इसका लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है। यही आपको न्यूटन ने बताया था। तो न्यूटन ने आपको ये समझाया था कि बेसिकली अगर आपको ये चेक करना है किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है, यानी ज़्यादा मोशन है या कम मोशन है, दो ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन को कंपेयर करना है, तो आप सिर्फ स्पीड से डिसाइड नहीं कर सकते। आपको अगर ये चेक करना है कि किस ऑब्जेक्ट के पास मोशन ज़्यादा है, किस ऑब्जेक्ट के पास मोशन कम है, तो आपको उन ऑब्जेक्ट्स का लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ठीक, आइए लीनियर मोमेंटम निकालते हैं। ट्रेन का मास फॉर एग्जांपल 100 किलो है, फॉर एग्जांपल 100 किलोग्राम होती है ना, इतनी वजन होती है ट्रेन, और मॉस्किटो का मास 0.1 किलोग्राम है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है ना? चलो भाई, तो अगर ऐसा है तो मॉस्किटो का लीनियर मोमेंटम क्या होगा बताओ?
0.1 इंटू 20 हो जाएगा, है ना, यानी कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻⁻⁻, यानी कितना होगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मॉस्किटो का मोमेंटम है। और अगर ट्रेन का मोमेंटम निकाला जाए तो कितना आएगा, ट्रेन का कितना मास है 100 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितनी है 10, कितना हो जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर आप अब गौर से देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मॉस्किटो का जो मोशन का इफेक्ट है, टक्कर खाने के बाद जो इफेक्ट है वो इतना कम क्यों है, क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। और ट्रेन का इफेक्ट इतना ज़्यादा क्यों है, भले इसकी स्पीड कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है ना, इस वजह से उसका मोमेंटम कितना आ रहा है 1000। इसका मतलब ट्रेन के पास अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है और मॉस्किटो के पास कम है। समझ आ गया? तो सिर्फ स्पीड डिसाइड नहीं कर सकती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आज के बाद अगर आपको ये पता करना है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास लीनियर मोशन ज़्यादा है या कम है, तो आप उसका क्या निकालोगे, मोमेंटम निकालोगे। क्या निकालोगे, मोमेंटम निकालोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लीनियर मोमेंटम, ये तो बुकिश फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन इन अ बॉडी। लीनियर मोशन बोल दो, ट्रांसलेशन मोशन बोल दो, एक ही बात, फ़र्क होता है थोड़ा सा, लेकिन अभी फिलहाल तो आपके लिए एक ही बात। तो अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन इन अ बॉडी अगर निकालना है तो बॉडी की स्पीड से डिसाइड नहीं करेंगे आप क्या निकालेंगे, आप बॉडी का मोमेंटम निकालेंगे, यानी मास इनटू वेलोसिटी निकालेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से समझ में क्या आया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई हैं। अब मैं उसको एक बार समराइज़ करता हूँ, फिर मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताता हूँ। आइए देखिए, मैं आपको सेकेंड लॉ समझाऊंगा, क्योंकि अगर मोमेंटम समझ में आ गया तो बहुत आसानी से सेकेंड लॉ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या है, लीनियर मोमेंटम जो है ये आपको बताता है अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन इन अ बॉडी, यानी बेसिकली मोमेंटम बताता है मोशन के बारे में। मोमेंटम ज़्यादा तो मोशन ज़्यादा, मोमेंटम कम तो मोशन कम। समझ आ गया, यही इसका मतलब, ठीक है, क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आएगा बच्चों जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है हिंदी में, आसान भाषा में, बदलने की रफ्तार। क्या मतलब होता है, बदलने की रफ्तार। कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है या बहुत धीरे से बदल रही है, इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है ना। जब भी रेट ऑफ चेंज आएगा तो आप जनरली लगाओगे d/dt। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नीचे टाइम ही होगा, ये x भी हो सकता है, कोई वेरिएबल x हो सकता है, कुछ y हो सकता है, मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल शुरुआत में मान लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस है, क्योंकि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो रेट ऑफ चेंज में आप अक्सर हमेशा ऐसा फॉर्मेट देखेगा और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, dt, मतलब थोड़ा टाइम चेंज करने पर यहाँ पर ऊपर वाली क्वांटिटी में कितना चेंज आया। मतलब समझाता हूँ मैं आपको। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हिंदी में, आसान भाषा में, बदलने की रफ्तार, ये इसका मतलब है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, d/dt से। एटलीस्ट अभी इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर मैं कहता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखता हूँ मैं लिखता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते हैं बच्चों, रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज लिखते हैं d/dt। ऑफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को x बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा dx/dt। तो dx/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर मैं अगर लिखता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बताइए क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज आया मतलब d/dt डेफिनेटली आएगा। किसका रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी, तो यहाँ भी लगा दो, तो dv/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन dA/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dP/dt। समझ आ गया। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या होगा, होगा dP/dt। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार क्या है, डिस्प्लेसमेंट तेजी से बदल रहा है या धीरे से बदल रहा है। ये इसका मतलब वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार क्या है, इसका मतलब मोमेंटम के बदलने की रफ्तार क्या है, मोमेंटम धीरे से बदल रहा है या तेजी से बदल रहा है। मोमेंटम के बदलने की रफ्तार, मोमेंटम क्या बताता है, मोशन, यानी मोशन के बदलने की रफ्तार क्या है, मतलब मोशन तेजी से बदल रहा है या धीरे से बदल रहा है, ये इसका मतलब हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बदलने की रफ्तार। कोई भी चीज़ जो बदल रही है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, वो तेज़ी से बदल रहा है या धीरे से बदल रहा है। तो मुझे बताइए dP/dt का मतलब क्या है, इसका मतलब है
मोमेंटम के बदलने की रफ्तार, क्या मतलब इसका? मोमेंटम के बदलने की रफ्तार। मोमेंटम के बदलने की रफ्तार का क्या मतलब है? मोमेंटम के बदलने की रफ्तार का मतलब होता है मोमेंटम तेजी से चेंज हो रहा है या धीरे से चेंज हो रहा है। मोमेंटम तेजी से चेंज हो रहा है या धीरे से चेंज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोमेंटम के बदलने की रफ्तार, यानी dp/dt। तो मोमेंटम तेजी से चेंज हो रहा है या धीरे से चेंज हो रहा है, क्या मतलब है? मोमेंटम को ऐसे भी बोल सकते हो, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब मोशन होता है। तो मोशन धीरे से चेंज हो रहा है या तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज आ गया मोशन में या बहुत धीरे धीरे करके चेंज आया मोशन में, इसका ये मतलब होता है। तो dp/dt का मतलब मोशन तेजी से चेंज हो रहा है या फिर धीरे से चेंज हो रहा है, ये इसका मतलब है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ न्यूटन के सेकंड लॉ पे। आइए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मतलब है? मोमेंटम मतलब मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन मतलब मोशन तेजी से चेंज हो रहा है या फिर धीरे से चेंज हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोशन के बदलने की रफ्तार। मोमेंटम के बदलने की रफ्तार मतलब मोशन के बदलने की रफ्तार। यानी अगर आपको मोशन को तेजी से चेंज कराना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये बढ़ाना है तो इसको भी ये भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आप मोशन को, इसका ये मतलब है मोशन को तेजी से चेंज कराना है, तो आपको क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दिस इंप्लाइज आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उल्टा कर दो, वाइस वर्सा मतलब क्या? उल्टा करो, अगर मोशन को धीरे से चेंज कराना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन को तेजी से चेंज कराना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन को धीरे से चेंज कराना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल क्या है? आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, मैं 4th स्टैंडर्ड में था ना, तब वो सबसे पहली स्पाइडरमैन मूवी आई थी। तो स्पाइडरमैन मूवी में वो क्या करता है, वो ट्रेन को रोकता है ना। तो वो ट्रेन इतनी स्पीड से आ रही है, उसका स्पीड इतनी ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है, तो उसका मोशन ज़्यादा है। तो अगर उसके मोशन को मैं चाहता हूँ बहुत तेज़ी से चेंज कर दूँ, मतलब इतना ज़्यादा उसके पास मोशन है, मैं चाहता हूँ फ़ौरन से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा रोकने के लिए? बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके मोशन को मैं तेज़ी से चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फ़ौरन रुक जाए, तो फ़ौरन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई कार आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है, उसका मास भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, आप चाहते हैं फ़ौरन से रुक जाए, तेजी से मोशन में चेंज आता है, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यही न्यूटन का लॉ है, ये तो आप लोग जानते हो, बस को आप क्या कर रहे हो, फॉर्मली पढ़ रहे हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप तो पहले से जानते हो। आप अगर चाहते हो बहुत तेज़ गाड़ी आ रही है, आप चाहते हो बहुत जल्दी फ़ौरन उसको रोक दूँ मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो फ़ौरन रुक जाए। अगर आप चाहते हैं मोशन क्या है, मतलब तेज़ी से चेंज करना चाहते हैं, बहुत तेज़ गाड़ी आ रही है, रुकना चाहते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई बॉडी रुकी हुई है, आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से उसका मोशन चेंज हो जाए, जैसे फरारी जो कार होती है वो कुछ सेकंड्स के अंदर क्या करती है, 100 की स्पीड पे पहुंच जाती है। तो 100 की स्पीड मतलब क्या? 0 से कुछ सेकंड्स में क्या करना है, 100 की स्पीड पे पहुंचाना है। मतलब मोशन को क्या करना है, बहुत तेज़ी से चेंज करना है। मोशन को बहुत तेज़ी से चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब उसका इंजन ऐसे डिज़ाइन होता है कि वो क्या करता है, कुछ सेकंड्स में इतना फोर्स लगा देता है कि उसकी स्पीड कुछ ही सेकंड्स में 100 पे पहुंच जाती है। समझ आ गया? तो मोशन को तेजी से चेंज कराना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फरारी में कौन फोर्स लगाता है? इंजन के थ्रू फोर्स लगता है। लेकिन हमारी जो स्प्लेंडर वगैरह बाइक होती है उसको कुछ और टाइम लगेगा 100 की स्पीड पे पहुंचने। क्यों? इंजन इतना पावरफुल नहीं है। अब समझ आ रहा है पावरफुल इंजन क्या होता है और ज़्यादा पावरफुल इंजन जो नहीं होता वो क्या होता है?
क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ बोलना क्या चाहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ वही बोलना चाहता है जो आपको पहले से आता है, बस वो मैथमेटिकली और थोड़ा सा वर्ड्स को रैप करके आपको बता रहे हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बताता है अगर आपको मोशन को तेजी से चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? तेजी से चेंज करना, फौरन रोकना है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तेजी से चेंज करना है, कुछ ही सेकंड में बहुत स्पीड करना है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। धीरे से चेंज करना है, आप चाहते हो ट्रेन जो स्पाइडरमैन रोक रहा था वो धीरे धीरे करके रोके, फौरन ना रोके, तो क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा फोर्स लगाए तो क्या होगा? धीरे धीरे करके क्या होगी? गाड़ी रुकेगी। आप चाहते हो थोड़ा टाइम लेकर के क्या करे, 100 की स्पीड पहुंचे, तो थोड़ा फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन होता रहेगा। इंजन क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएगा तो थोड़ा और टाइम लेके 100 की स्पीड पहुंचेगा। समझा? क्लियर हो गया? तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप मोशन को तेजी से चेंज कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप मोशन को धीरे से चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आया? क्लियर हो गया? तो वो जो मैंने फेरारी और जो स्पाइडरमैन मूवी का एग्जांपल दिया हुआ उससे याद रखना। बहुत तेजी से रोकना है ट्रेन को, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत तेजी से क्या करना है? स्पीड को चेंज करवा देना है, मतलब जीरो से फौरन बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए। स्पीड ज़्यादा हो जाए मतलब मोशन ज़्यादा हो जाए, समझे? यानी मोमेंटम ज़्यादा हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तेज़ी से चेंज करना है तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, धीरे से चेंज करना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसका कांस्टेंट आता है dp/dt इज इक्वल टू k इंटू एफ, और k का वैल्यू होता है 1। इस तरीके से हम लोग यूनिट डिसाइड करते हैं। तो देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? dp/dt इज इक्वल टू क्या होता है? f। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ना कि मास सेंटर एक्सेलरेशन। वो तो एक स्पेशल केस है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो क्या है? एक स्पेशल केस है मास सेंटर एक्सेलरेशन। ये एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझे? इसके नोट्स आपको मेरे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो वहाँ से जा करके आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाईलाइट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आइए, तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको मैंने समझा दिया है। तो मोशन का अगर आप तेजी से चेंज कराना चाहते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, धीरे से चेंज कराना तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो एप्ट एग्जाम्पल्स है जिससे आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो है डीडी वाले पार्ट में बताया है कि फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला ये है और उसको कैसे लाते हैं। वो डीडी मैं हर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए भी इंपॉर्टेंस मैं आपको इसमें समझा दूं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको समझा दिया मैंने। अब उसकी इंपॉर्टेंस जो 2-3 पॉइंट्स आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि इट गिव्स ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, टू कैलकुलेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है जो कि क्या है? F इज इक्वल्स टू dp/dt। ये फोर्स का फॉर्मूला है एक्चुअल, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सेकंड पॉइंट ये है इसके अंदर कि इसने क्या किया ना, इसने एक भ्रम तोड़ा हमारा। ये लॉ आपको ये बताता है कि बेसिकली किसी बॉडी में कितना मोशन है ये सिर्फ स्पीड डिसाइड नहीं करेगी। ये कौन डिसाइड करेगा? मोमेंटम डिसाइड करेगा, सिर्फ स्पीड से डिसाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो सेकंड लॉ इट शोज द फंडामेंटल क्वांटिटी रिलेटेड टू मोशन इज मोमेंटम एंड नॉट जस्ट स्पीड नहीं है, यानी वेलोसिटी नहीं है। समझ आ रहा है? ये क्या बताता है कि मोमेंटम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है रिलेटेड टू मोशन, यानी अमाउंट ऑफ मोशन निकालना है तो आपको मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ना कि वेलोसिटी से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मॉस्किटो और ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था मैंने। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एरिस्टोटल का था ना, एरिस्टोटल का थॉट क्या था? एरिस्टोटल का जो फैलेसी था वो ये था कि अगर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन से चलाना है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चलाना है, तो कंटिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ये इस चीज़ को तोड़ देता है। कैसे? आइए समझाता हूँ। तो इट डिस्कार्ड्स द एरिस्टोटल्स आइडिया
ये एरिस्टोटल के आइडिया को क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। कैसे? एरिस्टोटल क्या कहता है कि अगर आपको क्या करना है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, तो आपको फोर्स को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आपको एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा कंटिन्यूसली, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताइए, क्या आया, dp/dt आया, ये हमारा फॉर्मूला है। मुझे बताइए मोमेंटम क्या होता है, आपको बताया मैंने, मास इनटू वेलोसिटी होता है, यही होता है। देखो मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं हो रहा चलने में, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव क्या आता है, इससे ये समझ में आ गया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी तो फोर्स कितना चाहिए, 0 फोर्स चाहिए। जबकि इसने क्या बोला था, कुछ ना कुछ आपको अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से एरिस्टोटल के आइडिया को ये क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। ये आपका बहुत काम का लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है आपको, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता था कि फोर्स क्या है, फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बताता है कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर आएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, वो आपको बताएगा फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है। समझ आ गया? तो न्यूटन के 3 लॉ फोर्स के बारे में बात करें। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बात करता है, लेकिन फोर्स का डेफिनेशन देता है, एक्चुअली फोर्स का डेफिनेशन है। समझ आया, क्लियर हो गया? तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। फिर आगे डू यू नो वाला जो सेक्शन है उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, हर छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप मैंने पूरी चीज़ें समझाई आपको। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ उसको प्लीज़ शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।